बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सर्विक्स की बात करते हैं, यानी कि नीचे वजाइना और ऊपर जो है यूट्रस है और उनके दरमियान वाला जो एरिया है दिस इज़ द सर्विक्स एरिया। ठीक है। अब सर्विक्स अक्सर आगे से दो टाइप्स की हो जाएगी। एक है जो बाहर वाली वजाइना की तरफ वाली, उसे कहते हैं एक्सो सर्विक्स, और जो अंदर जो इसकी तरफ है यूट्रस की तरफ, उसे कहते हैं एंडो सर्विक्स। और जहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं दिस रीजन इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन जोन। ट्रांसफॉर्मेशन जोन क्यों? क्योंकि नीचे होती है वेजाइना की तरह स्क्वेमस एपिथेलियम और ऊपर होती है यूट्रस की तरह कोलमनर एपिथेलियम। तो यहाँ पे आके दोनों एपिथेलियम जो हैं वो मिलती हैं और इसे ट्रांसफॉर्मेशन जोन कहते हैं। और यही वो रीजन है जहाँ से हम पैप स्मेयर, एचपीवी टेस्ट वगैरह सारे करते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ डिटेक्ट हो जाती है। ठीक है। सो सर्विक्स इज़ द नेक ऑफ द यूट्रस और आगे एक्सोसर्विक्स और एंडोसर्विक्स में डिवाइड हुई है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस पे हम पढ़ चुके हैं, ये दो तरह का है, हाई रिस्क होता है, लो रिस्क होता है। लो में 6 से 11 थी, जबकि हाई रिस्क में 16, 18, 31, 33 था। और जनाब ये जो है यहाँ पे अब नई बात ये है, ठीक है, जो हाई रिस्क होता है ये इनहिबिट करता है, ये प्रोड्यूस करता है E6 E7 को, जो कि इनहिबिट करता है या फिर जो कहते हैं डिस्ट्रक्शन को ज़्यादा कर देता है किसकी, P53 और RB की। तो HPV ने कराया बनाया E6 E7। अब इन्होंने कैसे किया कि जो E6 है ये करवाता है, यहाँ पे देखें, ये डिस्ट्रक्शन कराता है P53 की। P53 ने क्या करना था, इसने अपोप्टोसिस करानी थी बाय BCL2 और जो एंजाइम्स उनको रिपेयर करना था, इसने सेल साइकिल को प्रिवेंट करना था बाय RB फॉस्फोरिलेशन। तो ये सारे काम इसने इसको इसकी डिस्ट्रक्शन बढ़ा के E6 ने रोक दिए। तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो कैंसर सेल बने वो निकले नहीं, उनकी अपोप्टोसिस नहीं हुई, वो ज़्यादा होते गए और फाइनली उन्होंने वहाँ कैंसर करा दिया। इसी तरह से जो E7 था उसने RB को डिस्ट्रक्शन कराई, जो कि रेटिनोब्लास्टोमा था, जिसने जो है वो सेल साइकिल के इंडक्शन वगैरह में रोल प्ले करता है। यानी कि जो दोनों ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन्स थी, ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन्स दिस थिंग, उन दोनों का लॉस करवाया है, जिसकी वजह से ट्यूमर सप्रेस नहीं होगा और ट्यूमर हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा उसकी वजह से। ठीक है। सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लाज्म, तो अब जनाब ये आगे से चल के शुरू में ये कराएगा सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लाज्म और वो आगे चल के सर्वाइकल कैंसर करवा सकता है। इसकी आगे से 4 जो हैं वो स्टेजेस आती हैं। पहली बात, वो देखो उसने कहा है कि जो CIN1 है वो 1/3 ऑफ द थिकनेस इन्वॉल्व करेगा, और अगर 2/3 ऑफ थिकनेस से कम इन्वॉल्व करे तो वो CIN2 है। अगर पूरी थिकनेस से थोड़ी सी कम इन्वॉल्व करे तो वो CIN3 है। और अगर पूरी की पूरी थिकनेस से इन्वॉल्व कर ले लेकिन बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस ना करे तो वो कार्सिनोमा इन साइटू है। अगर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेता है तो फिर ये क्या हो जाएगा, इन्वेसिव सर्वाइकल कार्सिनोमा। ये तो वो आगे से स्क्वेमस भी हो सकता है, एडिनोम भी हो सकता है, तो वो बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इन्वेसिव कार्सिनोमा बन सकता है। सही। अब जो ये ग्रेडिंग है, ये फर्दर आगे से वो बात करते हैं कि यही ग्रेडिंग आगे से दो टाइप की है। वो इस तरह से कि एक वो क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है डिस्प्लेजिया पे, जिसमें वो कहता है CIN1 जो है वो माइल्ड डिस्प्लेजिया, फिर आगे मॉडरेट, फिर स्वेयर और फाइनली कार्सिनोमा इन सिटू। और दूसरी ग्रेडिंग है जिसमें वो कहता है कि स्क्वेमस इंट्राएपिथेलियल लेजन की बेसिस पे होती है। जो CIN1 है ना ये रिवर्सिबल है और ये लो ग्रेड स्क्वेमस इंट्राएपिथेलियल लेजन है, जबकि अगली तीनों 2, 3 और 4 ये हाई ग्रेड स्क्वेमस इंट्राएपिथेलियल लेजन होती हैं। ये क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन करो, इनके सामने ही लिख लो कि ये देखो, जो 1 है वो 66% रिवर्सिबल है, जो 2 है ये 33% रिवर्सिबल है, क्योंकि अब प्रोग्रेसिव एटीपिया हो रहा है और वो जो है लोअर 1/3 को भी इन्वॉल्व, उससे ऊपर जो है इन्वॉल्व कर रहा है। जबकि जो है लेस लाइकली जो रिवर्सिबल है, और फाइनली जो जिसने बेसमेंट मेम्ब्रेन इन्वॉल्व कर ली उसमें तो रिवर्सिबिलिटी बची ही नहीं ना। और यही वो बात कर रहे हैं कि हम किस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं कार्सिनोमा को डिस्प्लेजिया से, कि कार्सिनोमा इरिवर्सिबल है जबकि डिस्प्लेजिया जो है वो रिवर्सिबल हो सकता है। ठीक है। तो आज से आगे जितनी टाइप आगे इंक्रीज होगी उतने रिवर्सिबिलिटी के चांसेस कम होते जाएंगे। ठीक हो गया।
आगे जो है इसने करवा दिया सर्वाइकल कार्सिनोमा। और वो कैसे होता है, वो किस एज में होता है, 40 से 50 ईयर्स की एज में होता है। सही हो गया। दूसरी बात वो कहते हैं ये कैसे प्रेजेंट करेगा हमारे पास, ये प्रेजेंट करेगा वेजाइनल ब्लीडिंग में, स्पेशली पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग में, या फिर ये सर्वाइकल डिस्चार्ज की फॉर्म में प्रेजेंट करेगा। किस तरह से इसके चांसेस हैं, एच पी वी इम्यूनो डेफिशिएंसी, उनमें रिस्क फैक्टर इसके ज़्यादा हैं। लेकिन इसका एक दफ़ा क्वेश्चन आया हुआ है पास में कि क्या है रिस्क फैक्टर्स, तो इसलिए हमने ये सारे लिखने हैं। बच्चों ये सारे आप लोग एक दफ़ा देख लो कि होस्ट और वायरल करेक्टरिस्टिक दोनों से रिलेटेड होते हैं। एक, ह्यूमन पेपिलोमा का एक्सपोजर कितना था, वो उस वायरस की अपनी उनको जेनेसिटी कितनी थी, यानी कि कैंसर करवाने की ताकत, उसका पेशेंट का इम्यून रिस्पॉन्स कैसा था, जो कार्सिनोजेंस थे वो कितने मौजूद थे। और ये सारा कुछ किस में आता है कि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हो, मेल पार्टनर ऐसा जो कि उसके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर हो, यंग एज हो पहले इंटरकोर्स पे यानी अर्ली मैरिज, हाई पैरिटी बहुत ज़्यादा बच्चे हों, जो परसिस्टेंस इन्फेक्शन है, हाई हाई जो रिस्क है एचपीवी की उनसे इम्यूनो सप्रेशन हो, कुछ एचएलएस सब टाइप्स में, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के यूज़ में, निकोटिन के यूज़ में, ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं सर्वाइकल कैंसर के। ये 2015 के सप्ली के पेपर में क्वेश्चन आया था, ठीक है। और 2015 में ये भी क्वेश्चन एक दफ़ा उसके पार्ट में पूछा था कि किस तरह से हाई रिस्क एचपीवी जो है वो करवाता है कैंसर, तो वो E6 E7 वाले पाथवे के ज़रिए करवाता है। ये चीज़ भी याद रखनी है। ठीक, अब हम वापस अपने पॉइंट पे आ जाते हैं कि हम वो कहता है कि जो कार्सिनोमा है ना, सर्वाइकल कार्सिनोमा, वैसे तो इसकी रिवर्सिबिलिटी होती है, लेकिन ये आगे वो कहता है कि दो टाइप्स का है। पहले तो ये बात समझ लो ना, एक है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा जो कि 80% होता है, और एक है एडिनो कार्सिनोमा जो कि 15% है, कम होने के चांसेस हैं। क्या ये कार्सिनोमा कैंसर करा सकता है, तो हाँ जनाब, ये वाली लाइन जो है ना वो हाईलाइट कर लें आप लोग कि हाइड्रोनेफ्रोसिस जो है जिसमें पोस्ट रीनल फेल्योर है, ये कॉमन कॉज है एडवांस सर्वाइकल कार्सिनोमा की। यानी कि इसने आगे जो यूरिनरी ट्रैक है उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया। वो जब ऑब्स्ट्रक्ट हुआ, पीछे जो है किडनी ने तो फ्लूइड बनाती गई, वो जो पानी है जो उसने वो इकट्ठा होता गया, यूरिन जो बना रही थी, वो जब इकट्ठा होता जाएगा वहाँ हाइड्रोनेफ्रोसिस होगा और उसकी वजह से पोस्ट रीनल फेल्योर होगा। उसकी वजह से पेशेंट की डेथ होती है AKI की वजह से, CKD की वजह से, ठीक है। अब इसकी स्क्रीनिंग कैसे करें, स्क्रीनिंग करने के लिए वो कहता है कि पैप स्मेयर जो है वो एक गोल्ड स्टैंडर्ड के तौर पे लिया जाता है इसमें। अब इसमें क्या हुआ, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन जोन था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या है, यहाँ ये एंडो सर्विक्स है और ये एक्सो सर्विक्स है, एक्सो सर्विक्स। अब इन दोनों के दरमियान वाला जो रीजन है ये है ट्रांसफॉर्मेशन जोन। और इस ट्रांसफॉर्मेशन जोन पे हम स्क्रैच करके मटेरियल ले लेते हैं पैप स्मेयर में, उसको बाद में माइक्रोस्कोप में स्टडी किया जाता है। जब इसको माइक्रोस्कोप में स्टडी किया जाता है, उधर से हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं कि डिस्प्लेजिया कितना हुआ है, न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म की रेशियो कितनी होती है, और उसकी बेसिस पे CIN 1 2 3 या CIN जो बनता है उसको क्लासिफाई करते हैं। तो पैप स्मेयर इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल स्क्रीनिंग टेस्ट डिवेलप्ड। जब से ये स्टार्ट हुआ है उसके बाद से सर्वाइकल कैंसर के रिस्क बहुत कम हो गए थे पहले की निस्बत। और वो कहते हैं कि अगर पैप स्मेयर आ गया है, ठीक है, अब नॉर्मल पैप स्मेयर है, तो अब क्या कंफर्म हो गया कि सर्वाइकल कैंसर है? नहीं। उसके बाद हम एक कंफर्मेटरी कोल्पोस्कोपी करते हैं, जिसमें क्या किया कि एक बड़े से मैग्नीफाइंग ग्लास के ज़रिए से सर्विक्स को ऑब्जर्व किया और उसका सैंपल की बायोप्सी ले ली, ठीक है। और फिर उसके बाद उससे हमें कंफर्म हो जाता है कि सर्वाइकल कैंसर है। अब जनाब इस सारे का पेशखैमा कौन था? ये HPV था। तो HPV से हम खुद क्यों ना प्रिवेंट करें, तो इसका प्रिवेंशन का तरीका क्या है कि जो क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन है ना वो दी जाए। क्वाड्रीवेलेंट, चार, चार कौन से? ये जो है 6 और 11, ये क्या है? हाई लो रिस्क, जो कि क्या करेगा, कोंडाइलोमा को प्रिवेंट करेगा। और ये जो है 16 18, ये हैं हाई रिस्क, ये CIN को और जो कैंसर है ना सर्वाइकल कैंसर उसको प्रिवेंट करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अब एक दो चीज़ें जो और समझने की हैं वो ये हैं कि जनाब यहाँ पे देखें इस जगह पे कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, चेंजेस जो आते हैं मॉर्फोलॉजी में CIN में। एक तो ये कि न्यूक्लियर एट्रिपिया होता है जिसमें हाइपरक्रोमेसिया होता है और न्यूक्लियस एनलार्ज होता है। इसमें कोर्स क्रोमेटिन ग्रैन्यूल्स आ जाते हैं।
न्यूक्लियर साइज और शेप में वेरिएशन आती है, साइटोप्लाज्मिक हेलोस बन जाते हैं, जो कि बाद में जो है जो शो करते हैं कि वहाँ से साइटोप्लाज्म में से वायरस एनवायरनमेंट पे आया। कोइलोसिटिक चेंज आता है जो कि हमने पीछे पढ़ लिया हुआ है। और इसके अलावा 20% जो है वो जो HSIL है। HSIL क्या है ये हमने भी यहाँ पे देखो ये ऊपर पढ़ा है, हाई ग्रेड स्क्वेमस इंट्राएपिथेलियल लाइन, उसकी वजह से होता है। मॉर्फोलॉजी में जो दूसरी बात याद रखनी है वो ये है कि 3 टाइप का हमने 2 टाइप बेसिक पढ़ी हैं। स्क्वेमस जो था वो 80% था, है ना, और जो एडिनोकार्सिनोमा था वो 15% है। बाकी दोनों हैं वो बाकी 5% होता है एडिनोस्क्वेमस और न्यूरोएंडोक्राइन। स्क्वेमस में स्क्वेमस एपिथेलियम जो है वो मैलिग्नेंट जो होती है उसके नेस्ट और टंग होते हैं। एडिनोकार्सिनोमा में जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है वो बहुत ज़्यादा जो ग्रो कर जाती है, ठीक है, और वो बाद में क्या कराएगी कि लार्ज हाइपरक्रोमिक न्यूक्लियाई और म्यूसिन डिप्लेटेड साइटोप्लाज्म कराएगी। तो ये मॉर्फोलॉजी में इनके शो होगा। एडिनोकार्सिनोमा में इंटरमिक्स्ड होंगे, दोनों ग्लैंडुलर सेल्स भी होंगे, स्क्वेमस सेल्स भी होंगे, जबकि न्यूरोएंडोक्राइन में क्या होगा, इसकी अपीयरेंस होती है स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग की, लेकिन ये पॉजिटिव होता है हाई रिस्क HPV की तरफ से, ठीक है। ये इसकी इम्पोर्टेंट बात है। और एक चीज़ हमें इम्पोर्टेंट जो वो ये है कि जो वैक्सीनेशन जो है ये कब करानी चाहिए, 11 से 12 साल की उम्र में सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से पहले। और दूसरी बात ये कि जो है वुमेन जिनमें जो 30 साल की उम्र के बाद हर 2 से 3 साल बाद स्क्रीनिंग करानी चाहिए, लेकिन जिनका रिस्क है HPV का उन्हें हर 6 से 12 माह में करवाते रहना चाहिए स्क्रीनिंग अपने। और सर्वाइकल कैंसर की स्टेजिंग देखो, जो स्टेज 0 है वो है कार्सिनोमा इन साइटो। स्टेज 1 जो है उसको वो क्या है, सिर्फ सर्विक्स तक कैंसर रह रहा है। नीचे आ जाओ स्टेज 2 पे, ये क्या है कि अब सर्विक्स से आगे चला गया है लेकिन पेल्विक वॉल तक नहीं गया, विजाइना में गया है लेकिन उसके लोअर 1/3 तक नहीं गया। और अगर पेल्विक वॉल तक भी चला गया और लोअर 1/3 ऑफ विजाइना को भी इन्वॉल्व कर लिया तो अब ये स्टेज 3 हो गया। और अगर इसने जनाब वो पेल्विस को जो इन्वॉल्व किया ही था उसने आगे चल के ब्लैडर रेक्टम में करवा दिया है, मेटास्टेसाइज करके दूसरी जगहों पे चला गया है, देन दिस इज स्टेज 4। ये जो आगे रेड से लिखा गया है 5 ईयर सर्वाइवल रेट, जो स्टेज 1 है उसका 95% है, स्टेज 2 का 75 और स्टेज 3 का 50% सर्वाइवल रेट है। स्टेज 1 को फर्दर वो कहते हैं 2 में क्लासीफाई है, 1A और 1B, यानी कि जो 1A है वो सिर्फ माइक्रोस्कोप पे मिलता है, 1B वैसे भी मिल जाता है। 1A1 में डीप जो है वो 3 मिलीमीटर डीप तक जाता है और 7 मिलीमीटर वाइड एरिया जो है वो उसको इन्वॉल्व करेगा, यानी माइक्रो इन्वेजन होगी कार्सिनोमा का। जबकि 1A2 में इससे थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, 3 से ज़्यादा हो जाएगी, उसमें 7 से ज़्यादा हो जाएगी, और 1B में इससे भी ज़्यादा हो जाएगी। सो दिस इज़ द सर्वाइकल स्टेजिंग, ये भी प्रॉफ में आई हुई है, सो इसको भी अच्छी तरह याद कर लें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, अल्लाह हाफ़िज़।